Hello everyone. Today we will discuss next part of this chapter, microbes in sewage treatment. In part first we have discussed about various microorganisms which we used in household, industries, antibiotics and many enzymes we produce from the microorganism. In this part we will discuss how the microbes help us to clean the sewage treatment. सीवेज का ट्रीटमेंट करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सीवेज क्या है? फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीवेज. सीवेज इज द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल सोर्स. हमारे घर से जो भी वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसको हम सीवेज कह सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से रिलीज हो रहा हो. एंड सीवेज कंटेन मैनी ऑर्गेनिक वेस्ट. सीवेज में बहुत सारी इम्प्यूरिटी हो सकती है, चाहे वो फिजिकली हो एंड ऑर्गेनिक वेस्ट हो, इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, और बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हो सकती है. सो ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज़. अगर सीवेज को ऐसा का ऐसा वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाएगा तो सारा वाटर बॉडीज़ पॉल्यूटेड हो जाएगा और बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो सकती है. तो उसको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले हम उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं. और वो ट्रीटमेंट दो स्टेप में होता है. सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन्वॉल्व 2 स्टेज. तो सीवेज का ट्रीटमेंट 2 स्टेज में करेंगे. नंबर फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर सेकंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. वन बाय वन हम समझते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट. यहाँ नोट डाउन कर ले. अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कंसिडर एज फिजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं एंड इट फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं. एंड फिजिकल ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, केवल 2 चीज़ होती है. एक होता है हमारा फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन. एंड by this process we can remove polythene, plastics and heavy impurities. जो heavy impurities by सेडिमेंट प्रोसेस से हम इसमें हेवी इम्प्यूरिटीज़ को रोक सकते हैं. अब जो प्राइमरी सुपरनेटेंट है एंड सुपरनेटेंट इज कॉल्ड प्राइमरी effluent. Supernatant is used as प्राइमरी इफ्लुएंट. तो ऊपर का जो हैवी पार्टिकल्स तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर का जो वाटर होगा, जो डर्टी वाटर है, जिसको पोल्यूटेड वाटर है, उसको अपन प्राइमरी इफ्लुएंट्स कहते हैं. अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट्स को आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए करते हैं. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता है, केवल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन 2 प्रोसेस ही इसमें होती है. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, जिसमें हैवी पार्टिकल्स को नीचे बिठा दिया जाता है ताकि ऊपर का जो सुपरनेटेंट है उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर सकें. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट थोड़ा सिंपल है, उसमें केवल फिजिकल बेसिस पर
आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अभी जो क्लीनिंग है, स्पेशल क्लीनिंग है, वाटर को जो इम्प्योरिटीज़ को हटाना है, तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, इस बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी कंसिडर करते हैं, इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में हम क्या करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें और आराम से समझें। जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था, नाउ प्राइमरी इफ्लुएंट is passed into a now primary effluent is passed into large aeration tank। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को एक बहुत बड़े लार्ज एरिएशन टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ पर क्या होगा, here the air is pumped continuously by air is pumped continuously in this tank, so large number of aerobic bacteria can grow। इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है, इसको हमने एक लार्ज टैंक में लिया है, वहाँ पर कंटिन्यूसली एयर मोटर से, पंप से एयर को पास किया जाता है, जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, दिस एरोबिक बैक्टीरिया, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, फ्लॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंड This aerobic bacteria consume the organic material. This aerobic bacteria consume the organic matter from this flocks। इस फ्लॉक्स का मतलब वो जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर हम एयर पास कर रहे हैं, उस इफ्लुएंट्स में बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन होता है, उसको फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स आर एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई से फ्लॉक्स बन जाता है और उस फ्लॉक्स में से ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को और कंज्यूम करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आगे लिखता हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं। लार्ज एरिएशन टैंक में कंटिन्यूसली एयर पास करते हैं ताकि वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे। एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जो भी ह्यूमन एक्सेट्रा जो भी वेस्ट है, उसको कंज्यूम कर लेंगे, उस फ्लॉक्स में से कंज्यूम कर लेंगे और स्टूडेंट्स फ्लॉक्स में से कंज्यूम कर लेंगे और बीओडी को रिड्यूस कर लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बीओडी क्या होता है। द एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम द बीओडी, द एरोबिक बैक्टीरिया रिड्यूस बीओडी। ये बीओडी क्या है, मैं इसको अभी थोड़ी सी देर बाद आपको बताने वाला हूँ कि बीओडी क्या होता है। कि सपोज 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की नीड है,
1 लीटर वेस्ट वाटर में जितना आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो ताकि उसमें से वो ऑर्गेनिक वेस्ट रिमूव हो जाए, उसको उसका बीओडी कहते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो द एरोबिक बैक्टीरिया रिड्यूस बीओडी और बिकॉज वी नो, आगे देखिए आप, मोर बीओडी मोर पोल्यूटेड वाटर। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट मोर बीओडी मोर पोल्यूटेड वाटर and less BOD less polluted वाटर में जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, और जितना वाटर में BOD कम होगा उतना ही उसमें से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं when the BOD is reduced this effluent is when BOD is reduced this, जब BOD रिड्यूस हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, this effluent is passed into, when BOD is reduced this effluent is passed into another settling टैंक, उसको दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट आया था एक लार्ज एरिएशन टैंक में, जहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हुए। एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर दिया, यानी कि बीओडी पूरा रिमूव कर दिया, बीओडी रिड्यूस कर दिया। अब उस बीओडी रिड्यूस हो गया है तो अब हम उसको क्या करेंगे, इस इफ्लुएंट को किसी दूसरे टैंक में इसको हम भेजेंगे। एंड इन दिस टैंक फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। यहाँ पर क्या होगा, इन दिस टैंक फ्लोक्स, जो फ्लोक्स था वो अब सेडिमेंट हो जाएगा। इन दिस टैंक फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। यहाँ पर इस क्या होगा, इस टैंक में फ्लोक्स सारा का सारा सेडिमेंट हो जाएगा और स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लस। अब इसको अपन एक्टिवेटेड स्लस भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लस। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लस। इस एक्टिवेटेड स्लस में यानी जो फ्लोक्स हैं जिसमें से बीओडी रिमूव हो गया है, अब वो एक्टिवेटेड स्लज हैं। उस एक्टिवेटेड स्लज को हम मैन्योर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं और उसका जो ऊपर का जो क्लीन वाटर है उसको क्लीनिंग करके हम वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, ये स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को लेकर के, ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज pumped back into large aeration tank as an inoculum। इनोकुलम से मीनिंग होता है कि जैसे हम कर्ड डालते हैं थोड़ा सा मिल्क में ताकि वो कर्ड बन जाए, उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने लार्ज एरिएशन टैंक में डाला, लार्ज एरिएशन टैंक्स को हम सेटलिंग टैंक में डाल रहे हैं। अब वो एक्टिवेटेड स्लज बन गया। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पोर्शन हम डाल देते हैं किसमें, उस पहले वाले लार्ज एरिएशन टैंक में जहाँ पर और फ्लोक्स बनता रहे, क्योंकि जितना फ्लोक्स बनेगा उतना ही हमारा एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। और एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर्स के रूप में, या फिर वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करवा के उससे गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, द एनारोबिक बैक्टीरिया, नाउ द रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड। नाउ अब क्या होगा इसमें कि नाउ द
now the remaining sludge is pumped into, now the remaining sludge activated जो sludge है is pumped into a anaerobic digester tank, into anaerobic digester tank where anaerobic bacteria act upon it and produce methane gas. अब उस एनारोबिक जो एक्टिवेटेड स्लज था, उस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर एक्ट करेंगे, उसके अंदर जब उसके साथ एसोसिएट करेंगे तो उसको डाइजेस्ट करके उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस मीथेन गैस इज कॉल्ड बायोगैस. दिस गैस कैन बी यूज्ड एज बायोगैस. इस गैस को हम बायोगैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले जो फिजिकल ट्रीटमेंट किया था उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं. उस प्राइमरी ट्रीटमेंट्स को इफ्लुएंट्स को हमने लिया, उसको हमने लार्ज एरिएशन टैंक में डाला जहाँ पर हमने लार्ज क्वांटिटी में एयर को पास किया, और एयर को पास करने से वहाँ पर फ्लोक्स बन गया. उस फ्लोक्स को हमने आगे सेटलिंग टैंक में डाला, और उसको उसमें उस लार्ज एरिएशन टैंक में जब BOD रिड्यूस हो जाएगा तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है सारा वो ख़त्म हो गया. अब ऑर्गेनिक वेस्ट ख़त्म हो गया तो उस फ्लोक्स को आप किसी दूसरे टैंक में डालिए जहाँ पर वो सेटलिंग टैंक में डालिए जहाँ पर वो सेटल हो जाएगा, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे. थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज पहले वाले लार्ज एशियन टैंक में डाल दीजिए एज ए इनोक्यूलम. बाकी का जो एक्टिवेटेड स्लज हैं उसको हम एनाएरोबिक डाइजेस्टर टैंक में डाल करके उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया की जब ग्रो होगी, जब एनाएरोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करेगा तो उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, और ये मीथेन गैस को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बायोगैस और एज ए मैन्योर्स वी कैन यूज़. इसमें ग्रुप ऑफ गैसेज हो सकती है लाइक मीथेन, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेज ऑल्सो. मीथेन गैस एंड अदर गैसेज ऑल्सो. तो मीथेन गैस मेन होती है क्योंकि मिथेनोजन बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करते हैं. तो स्टूडेंट्स, दिस गैस फॉर्म कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस गैस कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस गैस कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और अब हम इसको क्या करेंगे, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का इफ्लुएंट है इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, नाउ द इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट is released treatment generally can released into lakes and ponds. अब इसको लेक्स और पॉन्ड्स में डाल सकते हैं क्योंकि अब ये जो इफ्लुएंट है इसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट रिमूव हो गया. अब कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं है, अब ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों कर लिया है. अब हम बात करेंगे कि जो मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर सीवेज एक मेजर प्रॉब्लम है, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है. तो ये कहाँ हो रहा है, हम इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसने ये स्टार्ट किया है. जैसे मिशन गंगा एक्शन प्लांट, हमारी जो गंगा होली रिवर है लेकिन इतनी पोल्यूटेड हो गई थी कि वहाँ उसको क्लीन करने के लिए भी ये मिशन चल रहा है कि कोई भी वेस्ट मिशन गंगा रिवर्स में मिले उसके पहले उसको क्लीन कर दो. यमुना एक्शन प्लान्स, गंगा एक्शन प्लान्स, ये सारे एक्शन प्लान्स इसके लिए ही चल रहे हैं कि वाटर सीवेज को ट्रीट करके फिर
गंगा या रिवर्स के अंदर अलाउड करें जाना, अदरवाइज वो सारा वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो सकता है। इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, अब इसी में से थोड़ा सा लिख दीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएट गंगा एक्शन प्लान, हैज़ इनिशिएट गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान इसके लिए ही है, टू सेव दिस रिवर, टू सेव दिस रिवर्स फ्रॉम पोल्यूशन, फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम पोल्यूशन इन आवर कंट्री। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है हमारा। अब हम बात करते हैं और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ इन दिस पर्पस, इन दिस प्रोजेक्ट, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है उसका पर्पज़ है कि इन रिवर्स को पोल्यूटेड होने से बचाना है। एंड लार्ज नंबर पर हमें अंडर दिस प्लान टू बिल्ड या टू मेक large sewage treatment plant, large number of sewage treatment plant, STP। तो इनका पर्पज़ यही है कि जितना ज़्यादा STP होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर भी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है वहाँ पर भी अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और बाकी मेट्रो सिटीज़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ही है। इसका पर्पज़ ये है कि सीवेज को प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और टर्सरी लेवल पे भी कुछ करते हैं, जैसे और एक्स्ट्रा अगर हाईली पोल्यूटेड है तो थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा केमिकल्स डाल करके उसको क्लीन करके फिर उसको वाटर बॉडीज़, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड आया था BOD, हमने डिस्कस किया था कि ये BOD क्या होता है, तो ये टॉपिक्स है हमारा, ये BOD क्या होता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी डेफिनेशन को आप याद कर लें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसकी ऑक्सीजन को आप द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be required। NCERT में ये डेफिनेशन दी हुई है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be required to be consumed of all the organic matter from 1 liter of water, in 1 liter of water, in 1 liter तो स्टूडेंट्स 1 लीटर वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन आप दोगे, वो जितनी ऑक्सीजन की आप उसको सप्लाई कर रहे हो, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो BOD है। अगर 1 लीटर वाटर में सपोज
वो ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ रही है हमको, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है, तभी ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया हमको ग्रो करवाने पड़ेंगे, इसका मतलब वो ज़्यादा पोल्यूटेड है। और अगर 1 लीटर वाटर में अगर कम ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम प्रेजेंट है, और कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इसका मतलब वो वाटर इतना गंदा नहीं है। तो मोर बीओडी मोर पोल्यूटेड ऑफ वाटर, लेस बीओडी लेस पोल्यूटेड ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट था, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हमने सबसे पहले हम माइक्रोब्स का पहले हमने देखा कि कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसके बाद हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट को पढ़ा जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। ये एक अभी तक साइंटिस्ट ने 100 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इस ट्रीटमेंट को, पर अभी तक साइंटिस्ट भी ये मान रहे हैं कि इससे अच्छा और एक बेटर क्वालिटी का और सस्ता कोई प्लान नहीं हो सकता सीवेज को ट्रीट करने के लिए। यानी कि अगर किसी सीवेज ट्रीटमेंट को साइंटिफिकली एक्यूरेसी के साथ ट्रीट करना है तो माइक्रोब्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो सीवेज है इसको ट्रीट करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले पार्ट्स में हमने सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं या फिर जो हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं वो उन सबको डिस्कस किया। और इस पार्ट में हमने देखा कि सीवेज का ट्रीटमेंट करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, और बायोगैस जिसको हम गोबर से बायोगैस बनाते हैं वो किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बन सकती है। स्टूडेंट्स इस पार्ट को ध्यान से सुने, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे।